नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। अदानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। एएनआई के साथ इंटरव्यू में कहा, बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं, सरकार के पास छुपाने जैसा कुछ नहीं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे, सभी कर्मचारियों के फोन जब्त किए। कांग्रेस बोली, अघोषित आपातकाल। बीजेपी का जवाब, आईना देखे कांग्रेस। जनवरी में थोक महंगाई गिरकर 24 महीने के निचले स्तर पर आई, लेकिन अनुमान से कम रही गिरावट। खाने पीने की चीजों में तेजी का असर। बाजार में आज रहा तेजी का माहौल। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़कर बंद, लेकिन मिड और स्मॉल कैप शेयरों में मुश्किल रहा दिन। बैंकिंग, एफएमसीजी, मेटल में रही रौनक, लेकिन रियलिटी, ऑटो और फार्मा में रहा बिकवाली का दौर। फिलहाल सीमेंट पर जीएसटी घटाने की उम्मीद ना के बराबर। राज्य घाटा सहने को तैयार नहीं, लेकिन मिलेट पर कम हो सकता है टैक्स। शनिवार से जीएसटी काउंसिल की बैठक। एरो इंडिया शो के दूसरे दिन भी एविएशन कंपनियों का हवाई प्रदर्शन जारी। राजनाथ सिंह ने दूसरे दिन रक्षा मंत्रियों के साथ दूसरे देशों की मुलाकात। और खबरों की शुरुआत करेंगे बीबीसी से। दरअसल मीडिया संस्थान बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स कार्रवाई हुई है। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। इनकम टैक्स के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस बीच बीबीसी मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को ऑफिस आने से रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों से फोन भी ले लिया गया है। कर्मचारियों को अपना इंटरव्यू सिस्टम इस्तेमाल करने, कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करने से भी फिलहाल मना किया गया है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी और मुंबई से विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां आलोक इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक, बीबीसी के दफ्तर में इस समय क्या चल रहा है, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये जो पीछे बिल्डिंग है, हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग है, ये जो कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली पर है, इस पर आज करीब दोपहर 12 बजे से इनकम टैक्स की टीम आई हुई है। करीब 1-2 दर्जन इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी बीबीसी के कर्मचारी हैं यहाँ पर, उनके तमाम जो लैपटॉप, फ़ोन सभी जब्त कर लिया गया है यहाँ पर। और ये जो सर्वे की कार्रवाई है वो यहाँ बताया जा रहा है चल रही है, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन बीबीसी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें यही बताया गया है कि ये जो सर्वे चल रहा है उसमें वो कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरी तरह से उन्हें लगता है कि जल्दी ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि कार्रवाई ये लंबी चल सकती है, क्योंकि कुल मिलाकर जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं इनकम टैक्स के, वो ये बता रहे हैं कि जो पुराना मामला है बीबीसी से जुड़ा हुआ ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मामला, उससे जुड़ा हुआ ये सर्वे चल रहा है। और चूँकि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको लगातार बीबीसी की तरफ से वायलेट किया जा रहा था। ख़ास तौर से जो उनके रूल को फॉलो भी नहीं किया जा रहा था और कई तरह के जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट का डाइवर्जन का भी मामला था। तो ये कई तरह की चीज़ें, एलिगेशन पहले लगाई गई हैं और इस मामले में इनकम टैक्स की तरफ से कई बार बीबीसी को नोटिसेस भेजे गए हैं और नोटिसेस पर बीबीसी की तरफ से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो मतलब रिप्लाई नहीं आया है और नॉन कंप्लाइंट बने हुए हैं। लिहाजा इस पूरे जो घटनाक्रम है या फिर जो आईटी की सर्वे चल रही है उसको इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है इस वक्त इनकम टैक्स की, और तमाम जितने भी बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इनका जो बीबीसी के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अपने दफ्तर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनको भी ये कह दिया गया है कि वो लोग ऑफिस ना आए। मैंने काफ़ी कोशिश की, कई सारे जो लोग बीबीसी में काम करते हैं उनसे बातचीत करने की, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और जो किसी से बात भी हुई तो उनको ये बताया गया कि वो दफ्तर ना आए, घर पे ही काम करें। तो ये कुल मिलाकर अभी यहाँ का माजरा है। जी, तो ये तो दिल्ली का हाल है जो आलोक इस वक्त आपको दिखा और बता रहे थे, लेकिन अब मुंबई का हाल भी जानते हैं क्योंकि विवेक हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हैं। आईटी विभाग का ये एक्शन, विवेक, मुंबई में क्या अपडेट है यहाँ पर?
देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई के बीकेसी में बीबीसी स्टूडियो है, जो विंडसर एक बिल्डिंग है और उसकी 5th फ्लोर पर ये बीबीसी स्टूडियो का पूरा दफ्तर है और पूरा जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन से, जो अकाउंट डिपार्टमेंट से, पूरा यहीं से ऑपरेट होता है। और इसी जगह पर आईटी टीम आज सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे के पास यहाँ पर आई हुई है। 2 जगह सर्वे चल रहे हैं, दिल्ली और मुंबई में। और मुंबई में ये सर्वे इसलिए चल रहा है क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरह से ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बात की जा रही है, ये एक बड़ा सा इशू था ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, जिसके बाद ये सर्वे किया जा रहा है। और जितने भी बैलेंस शीट है, चाहे पुराने फाइनेंशियल ईयर की बात करें या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, उनकी बैलेंस शीट बाकायदा चेक की जा रही है। और बीबीसी के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जो रेवेन्यू है, उन सब की जाँच की जा रही है कि आखिरकार इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कितना था सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर कितना था। तो यहाँ पर साफ तौर पर टैक्स एवेशन की बात आ रही है। इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर सर्वे किया है। टैक्स एवेशन का मतलब है कि टैक्स की चोरी। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की भनक लगी थी, या फिर जो इनके इंटरनल सोर्स होते हैं उनको इस बात की पता चलती कि बीबीसी जो एक विदेशी कंपनी है और इंडिया में ऑपरेट कर रही है, और इंडिया में ऑपरेट करने के बाद जो सीबीडीटी के फॉर्म्स होते हैं उसे ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, इरेगुलरिटीज़ पाई जा रही है और टैक्स की चोरी की जा रही है। जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक साथ सर्वे करना शुरू किया गया है। मुंबई के जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, विंडसर बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर, यहाँ पर बीबीसी स्टूडियो का ऑफिस है। और अभी भी उस स्टूडियो के अंदर तकरीबन 70 से 80 एम्प्लॉय हैं जो अंदर मौजूद हैं। उन सभी लोगों का फ़ोन एक साइड में जब्त कर लिया गया है। किसी को भी अपने सिस्टम, लैपटॉप पे ऑपरेट करने की अभी अनुमति नहीं है। जो भी गैजेट से कोई यूज़ कर नहीं सकता है, क्योंकि जब तक इनकम टैक्स का ये सर्वे चलेगा, कोई भी एम्प्लॉय बाहर नहीं आ सकता है और साथ ही साथ कोई भी अपने गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए विवेक आपका, और साथ में आलोक आपका भी तमाम डिटेल्स के लिए। तो कुल मिलाकर अभी जो छापेमारी जो कार्रवाई है फिलहाल वो चल रही है, और अब देखना होगा कि क्या कुछ आईटी विभाग की तरफ से ऑफिशियल आता है, उनकी तरफ से बातचीत। हालांकि विपक्षी दलों ने बीबीसी पर आईटी विभाग के एक्शन को लेकर सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बीबीसी के दफ्तर पर आईटी के एक्शन को अघोषित आपातकाल बताया है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। इसके अलावा बीजेपी ने बीबीसी पर आईटी विभाग की कार्रवाई को सही ठहराते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। इस बीच आयकर विभाग के एक्शन पर बीबीसी ने अपना बयान जारी किया है। बीबीसी ने कहा है कि आईटी विभाग के अधिकारी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में हैं। हम उनके साथ पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। हम इस स्थिति के जल्द से जल्द सुलझाने की उम्मीद हम इस स्थिति की करते हैं। और अदानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य के नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कोई स्पर्धा नहीं है। इसके साथ ही मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा सहित 4 बड़े राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। ये चारों राज्य, राजस्थान,
कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। नई नई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेकर जा रही, इसका जनता स्वागत करती है। मोदी जी की लोकप्रियता का जनता स्वागत करती है और मोदी जी ने देश को जिस जगह से जिस जगह पे पहुंचाया है उसका जनता स्वागत करती है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है और देश के सामने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छला हुआ महसूस करते थे कि संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग कर उनके जीवन स्तर को उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा बेबाक इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर। और अब बात WPI आंकड़ों की करेंगे। थोक महंगाई गिरकर 24 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, लेकिन जनवरी में इसके ज्यादा जितना गिरने की उम्मीद थी उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। दिसंबर के 4.95% के मुकाबले जनवरी में ये गिरकर 4.73% पर आ गई है, लेकिन अनुमान था कि ये 4.54% पर आ जाएगी। एक साल पहले की अगर बात करें तो जनवरी 2022 में थोक महंगाई दर 13.68% थी, जबकि फरवरी 2021 में ये 4.38% थी। उस लिहाज से ये 24 महीने में सबसे कम है। महंगाई दर में गिरावट मिनरल ऑयल, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की कीमतों, इन तमाम कीमतों में कमी के कारण आई है, जबकि जिस गिरावट की उम्मीद थी उसके ना दिखने के पीछे रही खाने पीने की महंगाई, जहां खाद्य थोक महंगाई दर दिसंबर में 0.65% से बढ़कर 2.95% पर पहुंच गई। थोड़ा और विस्तार से इसको अगर देखा जाए तो सब्जियों की थोक महंगाई दर -35.9% से बढ़कर -26.48% पर आ गई। वहीं प्याज की थोक महंगाई दर -25.97% से बढ़कर -25.20% पर पहुंच गई। और यही वजह रही कि जितनी उम्मीद जताई जा रही थी WPI के नंबर्स के बढ़ने की, उतनी नहीं बढ़ी, उससे कम रहे उम्मीद से। हमारे साथ एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य हैं, उनसे समझते हैं इस पूरे आंकड़े को, ये नंबर्स क्या कहते हैं। सौगत जी, बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बताइए जरा, थोक महंगाई में कमी आई है लेकिन ये अनुमान से कम गिरी है, क्या संकेत देती है ये? तो ये तो जो कल हमने CPI के नंबर भी जो देखे थे, CPI इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन जो कहते हैं, वहां पे भी हमारी जो अंदाजा था कि अबाउट 6% करीब इन्फ्लेशन की संभावना थी, उम्मीद थी, उसके जगह 6.5 वहां पे भी आएगी। और ये मैंने आपने तो बहुत अच्छा इसका समरी दिया है कि किस तरीके से कौन कौन से इनके कंपोनेंट्स हैं जिसके लिए इनकी जो कमी, जो हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे उससे कम कमी आई है। तो आपने जो कहा कि ये पूरे सब्जी भाजी वेजिटेबल्स जो कहते हैं वो एक है, प्लस हम लोग जो CPI के भी जो देखे थे, जो यहाँ पे सीरियल्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी उनके रेट में एक्चुअली बढ़ोतरी आई है, मैंने जो पिछले बार हम लोग दिसंबर महीने जो देखे थे। तो ये हमारा मैंने एक तो है कि ये जो थोक इन्फ्लेशन की जो आंकड़े हैं, WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, ये बहुत गिरा है। आपने जो कहा कि 13% करीब जो 6-7 महीने पहले था, वहां से लाके अभी 5% के नीचे आ गए हैं। हमारा अंदाजा है कि ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे जो विश्व में भी जो ग्लोबल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस वगैरह जो देखे हैं, तेल की कीमतें, कमोडिटीज की कीमतें, मेटल्स की कीमतें के जो दर आए हैं, वहां से भी वो काफी नीचे आई हैं, लेकिन हमारे वो प्री कोविड लेवल से अभी भी ऊंची है। तो हमारा अंदाजा है कि ठीक है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा, क्योंकि ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि फूड के प्राइसेस कैसे जाएंगे। कुछ रेंज की कुछ डिस्ट्रप्शन होते हैं। जो एक चीज हम बराबर देख रहे हैं कि ये सर्दी के महीनों में, विंटर मंथ्स में, नॉर्मली वेजिटेबल्स के दाम कम होते हैं काफी सारे, इस बार उतना नहीं आया है।
हाँ, और सीरियल्स के दाम जो गेहूं चावल वगैरह जो जितने मिलेट्स और ये सब के दाम वो एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ा है। और जितने वेजिटेबल्स के प्राइसेस गिरे हैं, जो सीजनल फैक्टर होता है कि ठंड के मौसम में ये इनके दरें गिरती हैं, वो इतना नहीं गिरी है। लेकिन ये ठीक है, ये अभी इस महीने में आगे गया है, अगले 1-2 महीने में कैसा होगा ये बहुत चिंता की कारण नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि जो मिडिल इनकम जो फैमिलीज हैं उनके लिए ये डेफिनेटली ये चिंता की बात है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपका स्वागत जी। और अब बात आगे बढ़ते हुए मार्केट की करेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज शॉर्ट कवरिंग रही। सेंसेक्स निफ्टी में करीब 1% की आज तेजी रही। सेंसेक्स 600 पॉइंट चढ़कर 61,032 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 159 पॉइंट चढ़कर 17,930 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी आज 41,600 के पार बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी IT, मेटल, FMCG शेयरों में रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में आज गिरावट देखी गई। आइए बाजार का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए आज बाजार के हाइलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज मार्केट से केस में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का दिन था इंटायरली, इसलिए फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा तेजी की तरफ। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप आज प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था, तो फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग थी। फिर निफ्टी से पहले CPI के नंबर्स आने वाले हैं यूएस में, उससे पहले। लेकिन अदरवाइज कुछ हैवी वेट्स को हटा दे, जैसे ITC, TCS, रिलायंस, IT पूरा इंडेक्स, इनको अगर आप हटा देंगे तो बाजार में कोई खास मूव नहीं था। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में प्रेशर था और करीब करीब हर 900 शेयरों की तेजी के आगे 1900-2000 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा था। लेकिन निफ्टी बैंक में बाइंग थी, IT में बाइंग थी, मेटल लार्ज कैप में बाइंग थी, जिसके दम पर निफ्टी आज एक हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? आज कौन से सेक्टर्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, आज मूव था IT में, आज FMCG के अंदर तेजी थी, थोड़ी बहुत बाइंग बैंक्स के अंदर। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो हैवी वेट का नाम आपको पहले दिखाई पड़ेगा, जिसमें UPL जैसे स्टॉक जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। ITC शानदार तेजी 3.5% की। रिलायंस एक लंबे अंतराल के बाद 2.5% की बढ़िया तेजी के साथ बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइजेज नंबर्स में घाटे से मुनाफे में इसका रिएक्शन, करीब 2% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर नंबर्स के बाद 2.5% टूटा, अपोलो हॉस्पिटल 2% टूटा। इसके अलावा 1.5% के आसपास की बिकवाली SBI लाइफ में, और BPCL करीब 1.25% के आसपास का फॉल यहां देखने को मिला। मिड कैप में गेन करा तो ऑयल इंडिया नंबर्स के बाद यहां पर अभी भी खरीदारी का दौर, 7% की तेजी। GSPL 4% ऊपर, पूना वाला फिनकॉर्प 3.5% ऊपर, और इंडियन बैंक करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में पॉलिसी बाजार प्रेशर के अंदर 4.5% की बिकवाली, स्टार हेल्थ 5.5% नीचे, अदानी विल्मर 5% नीचे, और TTML करीब 3.5% के आसपास का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो प्रेशर मिड कैप में अभी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन लार्ज कैप में सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी थी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा मार्केट का हाल, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। में आज हम बातचीत करेंगे IT मेजर विप्रो के बारे में। दरअसल विप्रो जो है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका एक फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो एक रिफाइंड ऑयल मैन्युफैक्चरर के तौर पर हुई थी। शुरुआत में वनस्पति ऑयल बनाती थी, सनफ्लावर वनस्पति के नाम से, और साथ साथ एक सोप भी बनाती थी जिसका नाम था 787। अच्छा, 1970s में जब इस कंपनी का IPO आया था तो पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ था, तो कुछ गांव वाले जो कि अमलनेर में इस कंपनी का जहां पहला प्लांट था, उन्होंने इस IPO के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और वो पार्टिसिपेशन उनकी वेल्थ को मासिव तौर पे बिल्ड करके किया। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि करीब 3% इक्विटी अमलनेर के जो गांव वाले हैं वो ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू आप खुद ही समझ सकते हैं, करीब 3 से लेकर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब आपको दिखाते हैं एरो इंडिया के रंग। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023।
बेंगलुरु में हो रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज आज उसका दूसरा दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयर शो में दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ कॉन्क्लेव में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक कॉफी टेबल पर बुक रिलीज भी की। इसके अलावा आज एयर शो में अमेरिकी सुपरसोनिक बॉम्बर B-1B लांजर भी पहुंचा। ये विमान एरो इंडिया में दूसरी बार शामिल हुआ है। एयर शो में 100 विदेशी समेत 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां भाग ले रही हैं। इस दौरान 75,000 करोड़ के 251 MOUs पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस शो के दरवाजे आम जनता के लिए भी 16 और 17 फरवरी को खुलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।